नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आपको बता देते हैं कि कौन सी आज वो चार बड़ी खबर होंगी। पहली बड़ी खबर होगी, अमेठी से कौन लड़ेगा, राहुल या प्रियंका गांधी। अमेठी से गांधी परिवार का खासा रिश्ता रहा है। 2019 से राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े थे। गांधी परिवार का सदस्य ही लड़ता है चुनाव यहां से। इस बार राहुल प्रियंका के नाम पर असमंजस। 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। और दूसरी बड़ी खबर होगी, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। सदन में सुनाई देगी ओबीसी आरक्षण की गूंज। सत्र के पहले दिन से ही हंगामेदार होने के आसार। चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस। वहीं सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट सहित कई विधेयक। और तीसरी बड़ी खबर होगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज यूपी दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे मौजूद। जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगी। योजनाओं का लोकार्पण के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। और चौथी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, यूपी में चुनाव से पहले गरमाया फोन टैपिंग विवाद। अखिलेश यादव ने लगाए योगी सरकार पर गंभीर आरोप। अखिलेश का दावा, सपा कार्यालय के सभी फोन टैप हो रहे हैं। आईटी रेड को लेकर भी अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना। चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी की जनता से जिस तरह से राहुल गांधी का वहां पर स्वागत किया गया है, उससे लगने लगा है कि क्या राहुल गांधी अगला चुनाव फिर से अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता रहा है और गांधी परिवार का ही कोई शख्स इस सीट से चुनाव लड़ता है। लंबे समय के बाद 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी फिर से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी संभावना परिवार के किसी दूसरे सदस्य के चुनाव लड़ने की है। क्या परिवार का कोई दूसरा सदस्य अमेठी से लड़ सकता है चुनाव। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी बात की संभावना कम है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगी, इसलिए संभव है कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े। पहले कहा जा रहा था कि वो अपनी मां सोनिया गांधी की पारंपरिक रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये तब की बात है जब राहुल गांधी अमेठी से हारे नहीं थे। तब कहा जा रहा था कि भाई बहन अगल बगल की सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अगले चुनाव में ये दोनों सीटें जीतना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। तभी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अपनी पारंपरिक रायबरेली सीट से लड़ेंगी और राहुल फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी कारण से सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ती हैं और राहुल अमेठी लड़ने को तैयार नहीं होते हैं या हालात अनुकूल नहीं दिखते हैं, तब समस्या होगी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली ही लड़ेंगी और अमेठी के लिए दूसरा उम्मीदवार खोजना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिलेश जी, जिस तरह से ताबड़तोड़ अमेठी में रैलियां हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही है। 2019 में राहुल गांधी यहां से हार गए थे। क्या जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है कांग्रेस का वहां पर, क्या दोबारा फिर से राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ सकता है। अमेठी जो है, अमेठी समझिए कि अमेठी में जिस तरह से राहुल का स्वागत हुआ है और राहुल जिस तरह से वहां भावुक भाषण दिए हैं, उसे समझिए कि भविष्य की राजनीति के संकेत मिल रहे हैं। ये बात अलग है कि वायनाड से अभी वो सांसद हैं, और लेकिन आगामी 2024 के चुनाव में क्या होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन राहुल का स्वागत जिस तरह से हुआ है, उसके बाद एक सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या राहुल पुनः लौटेंगे अमेठी, क्योंकि अमेठी जो है उनका पारिवारिक सीट रहा है। पहले संजय गांधी वहां से जीतते रहे, इसके बाद राजीव गांधी भी वहां से चुनाव लड़े और जीते, और इसके बाद जो है ना 2 टर्म जो है राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन 2019 के चुनाव में समझिए कि वो हार गए, स्मृति ईरानी वहां से बीजेपी की जीत गई। लेकिन अब जो है समझिए कि जिस तरह का माहौल बन रहा है अमेठी में, उसे लग रहा है कि एक बार फिर जो है राहुल गांधी वहां से चुनाव, अगला चुनाव 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। और रायबरेली और अमेठी की जो कहानी है, उसमें अगर ये सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ती है, तब एक देखना होगा
और एक बात तो तय लग रहा है कि ये अमेठी को लेकर जो है कहीं न कहीं से कांग्रेस के भीतर एक भी चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी पुनः वहां से चुनाव लड़े। लेकिन ये सारी चीजें तब संभव है जब 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहतर बनती है। अगर कांग्रेस कुछ सीटें लाने में वहां से अगर सफल हो जाती है और अमेठी का इलाका समझिए कांग्रेस के पाले में आता है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी इस पर विचार कर सकते हैं। तो देखना होगा कि 2022 का जो चुनाव है वो कांग्रेस के लिए कितना मुफीद हो पाता है, और ये मुफीद अगर हो जाता है तो राहुल गांधी निश्चित तौर से वहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे और उस तरह की परिस्थितियां भी वहां बनती अच्छा दिख अखिलेश जी, रही हैं। प्रियंका गांधी की बात करें, कितने प्रबल संभावना है कि प्रियंका गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर अभी तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जो बातें कही जा रही राजनीति हलकों में, तमाम तरह की बातें पिछले 2-3 साल से ये चल रही है। जिस तरह से सोनिया गांधी की सेहत जो है खराब चलती है, और इसी दौरान ये कहा गया था पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। उसके पीछे का कारण ये था कि सोनिया और यहाँ तक कि राहुल गांधी की दोनों सीटों पर प्रियंका ही वहां पर लोगों से मिलती जुलती रही है और काम करती रही है। अब देखना होगा कि अगला चुनाव अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती है तो संभावना इस बात की जरूर है कि गांधी परिवार का वह सीट फिर कौन करेगा, कौन लड़ेगा वहां से। बिल्कुल तो अखिलेश जी, प्रियंका गांधी एक संभावना है। अब दिख देखना रही होगा है। कि भविष्य में क्या होता है कि क्या राहुल गांधी फिर से अमेठी से लड़ते हैं या प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी या रायबरेली से लड़ेंगी, ये तो भविष्य में पता चल जाएगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा, यानी कि आज से। इस दौरान कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाएगी। इसके लिए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह स्थगन प्रस्ताव देंगे। इसे लेकर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल इस मुद्दे को लेकर पिछले 3 दिन से कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, न कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। अब विधानसभा में इसको लेकर दोनों दल आमने सामने होंगे। बता दें कि शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ कि ओबीसी आरक्षण के मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि 5 दिन चलने वाले इस सत्र के दौरान प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं इस बार सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य लिखित प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही मंत्री लिखित उत्तर पढ़ेंगे। संबंधित सदस्य को सीधे पूरक प्रश्न पूछना होगा। प्रश्नकाल में अधिक से अधिक सदस्यों को मौका मिल सके, इसलिए ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस पर रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी। तो आपको बता दें कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाया, इसको लेकर दोनों पार्टी आमने सामने होंगी और जमकर हंगामा होने के आसार है आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा। विवेक, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो इस मुद्दे पर दोनों पार्टी एक दूसरे को जमकर घेरेंगे विधानसभा में। बात की जाए शीतकालीन सत्र की, तो आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मगर बात की जाए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की, तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होकर नजर आएगा। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो इसके पहले जिस प्रकार से जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, उस समय आदिवासी वर्ग के लोगों का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं फूल पकड़ता नजर आ रहा था। मगर इस बार की बात की जाए तो इस बार जिस प्रकार से 27% जो आरक्षण के ओबीसी आरक्षण की जो बात सामने
सामने आई है उसको लेके जो विपक्ष है उनने रणनीति तय कर ली है, क्योंकि कल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो और कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है कमलनाथ, उनके द्वारा बैठक की गई थी और बैठक में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो पहली प्राथमिकता से रखा गया है। अब देखने वाली बात है कि विधानसभा का सत्र जब आज से शुरू होने जा रहा है तो विधानसभा का सत्र के पहले दिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर किस प्रकार से जो विपक्ष है वो हमलावर होता नजर आएगा। जी विवेक, आज से एक नई व्यवस्था भी लागू हो रही है कोरोना के चलते। अब जो भी प्रश्न है वो मौखिक तौर पर पूछे जाएंगे और मौखिक तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। पहले जिस तरह से लिखित तौर पर पूछे जाते थे और लिखित जवाब दिया जाता था साथ में मौखिक तौर पर भी, लेकिन अब सिर्फ मौखिक सवाल पूछे जाएंगे और मौखिक जवाब दिए जाएंगे। बिल्कुल भागीरथ, क्योंकि बात की जाए कोरोना काल को देखते हुए इसके पहले भी विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ था वो कम समय के लिए रखा गया था, 3 दिन केवल विधानसभा चली थी। और इस बार की बात की जाए तो इस बार 5 दिन का जो विधानसभा का जो सत्र है वो रखा गया है। मगर बात की जाए कोरोना काल की तो कोरोना काल को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने साफ सर्वदलीय बैठक में कहा है कि बिल्कुल विवेक, तो अब कोरोना काल को देखते हुए मौखिक सवाल पूछे जाएंगे और मौखिक जवाब दिया जाएगा। वहीं आरक्षण मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताते हैं अब तीसरी बड़ी खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज यूपी दौरा है। मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सबसे पहले जौनपुर में दोपहर 12 बजे एनएचआई की परियोजनाओं का लोकार्पण मंत्री गडकरी और सीएम योगी करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 1:30 बजे मिर्जापुर में कार्यक्रम है। फिर 3 बजे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में वाराणसी में समीक्षा बैठक होगी और स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। फिर शाम 6 बजे लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत लाइट एंड साउंड शो और ड्रोन शो में मंत्री गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यूपी दौरा है। नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सबसे पहले जौनपुर में दोपहर 12 बजे एनएचआई की परियोजनाओं का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 1:30 बजे मिर्जापुर में कार्यक्रम है। फिर 3 बजे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में वाराणसी में समीक्षा बैठक होगी और स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यूपी के दौरे पर हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। विस्तार से बताया उनके कार्यक्रम के बारे में। देखिए, नितिन गडकरी का जो कार्यक्रम है वो मिर्जापुर में है और मिर्जापुर में वो तकरीबन 1:30 बजे पहुंचेंगे। जो उतरौला टोल प्लाजा है वहां पर वो एनएचआई की जो परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे। जिले में कई विकास कार्य की योजना भी है, वहां पर भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मिर्जापुर के उतरौली जो है वहां पे वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस पूरे दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अभी गोरखपुर में है। उनके दौरे की अगर बात करें तो जौनपुर के साथ साथ मिर्जापुर और वाराणसी का भी रहेगा। पीएम मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वहां भी रहेगा। जौनपुर में मछली शहर है, वहां भी लोकार्पण और शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करना है। दोपहर तकरीबन 12 बजे है। वहां पर भी एनएचआई की जो परियोजना है उसका भी लोकार्पण शिलान्यास होगा। इसके साथ साथ तकरीबन 3:15 बजे अगर देखा जाए तो वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचेंगे जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां पर जो पीएम के जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उस संबंध में समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जहां पर कार्यक्रम उनके होने स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। उसके साथ साथ देखा जाए तो कई कार्यक्रम और भी लगे हैं। जिम्मेदार जो अधिकारी है उनके साथ बैठक होगी, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। 2022 की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि देखिए 2022 बहुत ही करीब है चुनाव, ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों का पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, चाहे वो लोकार्पण शिलान्यास के माध्यम से हो, जनसभा को संबोधित के माध्यम से हो, चाहे वो संगठन की बैठक के माध्यम से हो। कहीं ना कहीं पूरा सहयोग केंद्रीय मंत्रियों का लिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कमर कस चुके हैं और वो खुद हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, चाहे वो जनसभा हो, लोकार्पण हो, शिलान्यास हो। इस तमाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ नितिन गडकरी भी शामिल होंगे।
ऐसे में देखिए जो विधानसभाओं में इसको मिर्जापुर की जिस विधानसभा में उतरौली में रखा गया है, वहां पर भारी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वहां पे जनसभा का भी कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि नितिन गडकरी और क्या कौन सी बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूर्वांचल का आखिरी छोर है मिर्जापुर। पूर्वांचल का पूरा फोकस सरकार का भी है, संगठन का भी है और केंद्रीय सरकार का भी है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि पूर्वांचल का भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहां का विकास हो, क्योंकि वो बनारस का मंडल आता है और बनारस पीएमयूपी का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में विधानसभा जो तमाम जो विधानसभाएं हैं 150 से ज्यादा, उस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, तो तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर वहां पर उतारा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्री और प्रभारी मंत्री और जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार भी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। जी, प्रधानमंत्री का यूपी में प्रस्तावित दौरा भी है, उसको लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे, तो क्या कुछ दिशा निर्देश वहां के कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, नेताओं को दिए जा सकते हैं किस तरह का जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा उसको भव्य बनाने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री का 10 दिन के अंदर 4 बड़ी दौरे हैं उत्तर प्रदेश में। चाहे वो लखनऊ की देखें तो 10 लाख ज्यादा से भीड़ होनी है, उससे ज्यादा बनारस में होनी है और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जनसभाएं हैं। पूर्वांचल को पूरी तरीके से फोकस जो वो खुद प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, तो उनकी जो जनसभाएं होनी है उसको लेकर तकरीबन 3:30 बजे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नितिन गडकरी। वहां पर भी समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, जहां पर वो कार्यक्रम लगा है कैसे और बेहतर बनाया जाए, कोई कमियां न रह जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद वहां के दौरे करेंगे। और समीक्षा जो अधिकारी है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो, इन सभी अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी, कोई कमियां न रहे और जो भी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है उसकी भी समीक्षा करेंगे। हालांकि इस दौरान पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, पूर्व सांसद हो, संगठन के लोग हो, बूथ के लोग हो, प्रांत के लोग हो, मंडल के लोग हो, इन सभी लोगों से साथ भी मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा करेंगे। समीक्षा इस बात की भी होगी कि कहीं ना कहीं 2022 को जीत रहा है और अगर पूर्वांचल सबसे ज्यादा मजबूत रहा तो उत्तर प्रदेश जीतने में आसानी होगी। तो इस बात को लेकर पूरी फोकस जो है वो मुख्यमंत्री का भी और नितिन गडकरी का भाई। लेकिन नितिन गडकरी का साफ मकसद है कि कैसे हम पूर्वांचल के एक छोर से अवध यानी राजधानी लखनऊ तक रोडों की कनेक्टिविटी जो है वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं, जिससे लोगों को आने में आसानी हो, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में आसानी हो। तो इस बात को लेकर उनका विभाग बहुत ज्यादा तेज है और सबसे बड़ी जो योजना लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम लगा है वो आज पूर्वांचल में है। तो पूर्वांचल में इस बात की भी समीक्षा की जाएगी कि कोई ऐसी रोड सड़कें न छूट जाए जिससे कहीं ना कहीं लोग लाभान्वित न हो पाए। तो उस बात को लेकर भी आज जो बड़ी समीक्षा अधिकारियों के साथ जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं वहां पर इस बात को लेकर भी समीक्षा बिल्कुल उन सबके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अखिल। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज यूपी दौरा है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब आपको बताते हैं चौथी बड़ी खबर विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में फोन टैपिंग विवाद गहराता दिख रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उनके और सपा नेताओं के फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं। अब इस मुद्दे पर उन्हें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी संलिप्तता है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा, सरकार हमारे पार्टी कार्यालय के सभी फोन टैप कर रही है। सभी समाजवादी नेताओं के फोन को भी टैप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद शाम को उन रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। अगर आप हमसे संपर्क कर रहे हैं तो आप भी रडार पर हैं। अखिलेश यादव ने फोन टैपिंग के साथ साथ इनकम टैक्स के छापों को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं और उनके करीबियों के साथ यहां इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। बीजेपी हार के डर से ये छापे पड़वा रही है। अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है, आगे सीबीआई और ईडी भी आ सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिल से। अखिलेश जी, जिस तरह से इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और उसके बाद से ही जो सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो बीजेपी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। अभी तो इनकम टैक्स आया है, अब सीबीआई भी आएगी, अब ईडी भी आएगी, लेकिन अब फोन टैपिंग का भी मुद्दा उठा दिया है कि उनके और उनके समर्थक के, उनके सभी नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप है ये। देखिए, गंभीर आरोप तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद बीजेपी इस पर क्या सफाई देती है ये देखना होगा। क्योंकि सरकार पर कई तरह के आरोप लगते हैं। अगर वाकई में
अब इसकी जांच कौन करेगा कि करने वाली कोई संस्था होगी, वही बता पाएगा कि इसका ये जो है फोन टेपिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन किसी पार्टी का मुखिया अगर ये आरोप लगा रहा है तो जाहिर सी है कि ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि इसके बाद तुरंत चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले अगर बीजेपी इस तरह का कोई काम कर रही है तो ये गंभीर मसला बनता है और ये राजनीतिक विवाद का कारण फिर बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से राजनीतिक अंतर्द्वंद चल रहा है, जिस तरह से पूरा समझिए कि अगले चुनाव को जीतने के लिए दोनों पार्टियों के बीच में होड़ लगी हुई है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत तेज होता दिख रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं से बीजेपी परेशान है और बीजेपी को लग रहा है कि अगले चुनाव में बड़ा टक्कर समाजवादी पार्टी से उसे मिल सकता है। और यही वजह है कि समझिए कि दोनों पार्टी के बीच में काफी समझिए घमासान मचा हुआ है। लेकिन इसके बीच एक बात और समझ में आती है कि पिछले दिनों समझिए समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उसको भी इसी रूप में देखना चाहिए कि कहीं न कहीं से लगता है कि यूपी सरकार जो है समाजवादी पार्टी नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है, जो अक्सर बीजेपी के नेता या सरकार जो है कई राज्यों में इस तरह का खेल होता देखा गया है। तो ये जो है अखिलेश यादव का जो आरोप है, समझिए कि बड़ा गंभीर आरोप है, और चुनाव से पहले अगर इस आरोप का खंडन नहीं होता या सरकार कोई इस पर बयान नहीं देती है तो समझिए कि चुनाव में भी एक मसला बन सकता है। और अगर ये मसला बनता है अखिलेश जी, तो मैं इसी पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अखिलेश जी, इसी पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि अगर इसके पहले बीजेपी की तरफ से कोई खंडन नहीं होता या कोई सफाई नहीं दी जाती है तो चुनाव में ये मसला बनेगा। जनता की तरफ से जनता क्या सोचती है अगर सपा के करीबियों पर या सपा के नेताओं पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, उनके फोन टैप किए जाते हैं, ये जब मैसेज जनता तक जाता है तो वो क्या सोचती है? क्या इसका असर वोटिंग डालते समय जनता के जहन में रहता है? देखिए क्या है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड करता है कि जनता के बीच में इस मैसेज को किस तरह से वो प्रसारित कोई पार्टी करती है। अगर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में इस मसले को समझिए कि अगर यह सुलझाने में या बताने में सफल हो जाती है कि समाजवादी पार्टी चूंकि बीजेपी को टक्कर दे रही है और इस वजह से उनकी पार्टी के नेताओं का फोन टेपिंग हो रहा है या इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता इसको समझिए कि जो समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग हैं, जो उनके मतदाता हैं, उसमें एक बड़ा ये समझिए कि इसका मैसेज आएगा और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो ये देखना होगा कि बिल्कुल अखिलेश जी, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है अगर कोई इसका खंडन नहीं किया गया या कोई सफाई नहीं दी गई कि फोन टैपिंग को लेकर, और जिस तरह से आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं इसको लेकर अगर कोई सही पब्लिक के सामने मैसेज नहीं किया गया तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।